गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा लेसन है उसी के अंदर आता है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसको स्टडी करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अगर एक स्प्रिंग है हमारे पास, जब वो रेस्ट के अंदर होता है तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम उसको स्ट्रेस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं तो क्या करता है, वापस उसी पोजीशन पे आना चाहता है। या आप एक रबड़ लेते हो तो रबड़ को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं और छोड़ते हैं तो क्या करता है, आपके हाथ पे भी पेन होता है, क्योंकि जब वो वापस आता है तो आपको लगता है, हर्ट करता है। ठीक है, ऑन योर हैंड, आपके हाथ के ऊपर वो दर्द फील होता है। किसके कारण? क्योंकि वो इलास्टिक थी, एनर्जी थी उसके अंदर, उसके कारण वो हुआ। ऐसा किसके कारण हुआ कि भाई जब वो रेस्ट के अंदर होता है तो वो हमें कुछ नहीं इफेक्ट करता। ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, और उसके रास्ते में कोई भी अगर बॉडी होती है तो वो उसको क्या करता है, हिट करता है। सेम उसी प्रकार से कि अगर एक एग्जाम्पल, एक ब्रिक है या एक ईंट है हमारे पास, उसको हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होता या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी ईंट को हम उठा के कहीं हाइट पर रख दे और कोई वहां से उसको पुश कर दे, नीचे धकेल दे, तो क्या कर सकती है, आपको हिट कर सकती है या मुझे हिट कर सकती है ना। लेकिन अपने आप अगर वो जमीन पे अगर उसको कोई हिलाता डुलाता भी रहे तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्या होता है? तो इसका कारण क्या है कि जब भी हम, जैसे चाहे हम इलास्टिक को हमने स्ट्रेच किया या स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या हमने ब्रिक को ऊपर उठा के रखा, तो हमने क्या किया, वर्क किया। किसके ऊपर? इलास्टिक की केस में इलास्टिक के ऊपर, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग के ऊपर, और ब्रिक के केस में ब्रिक के ऊपर। किसके अगेंस्ट किया? जब हमने ईंट को ऊपर रखा तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, उसको डाउनवर्ड पुश करती है, खींचती है, और हमने उसको कहाँ रख दिया, ऊपर हाइट पे रखा, तो हमने किसके अगेंस्ट कार्य किया, ग्रेविटेशन के। ठीक है, और अगर हम स्प्रिंग के करते तो हमने क्या किया, उसकी शेप चेंज की। वो क्या चाहता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। ठीक है, और सेम यही कंडीशन हमारी स्प्रिंग के अंदर भी आती है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये हमने वर्क किया, वो वर्क हमारा किसके अंदर स्टोर हुआ, स्प्रिंग के अंदर भी स्टोर हुआ और इलास्टिक के अंदर भी हुआ और ब्रिक के अंदर भी हुआ, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके रूप में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो हमारा स्टोर हुआ। इट्स मीन कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी कार्य करते हैं तो वो स्टोर्ड हो जाती है, किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस बॉडी के अंदर जिस पे हमने कार्य किया। यानी कि अगर हमने ब्रिक पे कार्य किया है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, ब्रिक के अंदर, क्योंकि वर्क किस पे हुआ, ब्रिक के ऊपर, ईंट के ऊपर हमने काम किया तो ईंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को हमने खींचा तो काम किया, तो वो एनर्जी किसके अंदर स्टोर्ड हुई, स्प्रिंग के अंदर, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर कार्य करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, वो मैंने आपके लिए नोट डाउन कर चुका है। पोटेंशियल एनर्जी का द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, क्या है, ये एनर्जी है किसकी, एक बॉडी की, ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसके कारण, पोजीशन के कारण। कैसी पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्राउंड पे अगर ब्रिक रखी हुई थी, यानी कि ईंट हमारी ग्राउंड पे थी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमने उसको उठा के कुछ हाइट के ऊपर रखा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अबोव द ग्राउंड। कि हमारी पोजीशन क्या है किसी भी चीज की, किससे, अबोव द ग्राउंड। ग्राउंड पे तो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, एंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है किसके अगेंस्ट कार्य करके हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने जो कार्य किया उसी के कारण ये एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड अब स्प्रिंग का और इलास्टिक का भी हमने एग्जांपल लिया, तो उसकी फॉर्म में क्या होगा, सर ये तो आपने ब्रिक के लिए बताया, तो उसके लिए भी लिखा हुआ भाई कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। हमने स्प्रिंग को खींचा तो उसकी क्या हुई, शेप एंड साइज। शेप या किसी का साइज क्या हो जाए, हमारा चेंज हो जाए, इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ई पी। आपको ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सफिशिएंट है। डिनोटेड बाई ई पी। ई यहाँ पर डिनोट करता किसको, एनर्जी के लिए। किसके लिए, हमारा एनर्जी के लिए। और पी कर रहा है हमारा किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी हमारी, ई पी से हम किसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। और कई बार हम इसको पी ई से भी डिनोट किया जाता है। हो सकता है आपके पास जो बुक हो वो इससे भी डिनोट करते हो या इससे भी हो सकता है, दोनों में से किसी ना किसी से डिनोट जरूर किया जाता है, ई पी या पोटेंशियल एनर्जी पी ई से। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली करते हैं हम। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखो, अगर आप अभी हमने स्टडी किया कि भाई जो वर्क डन होता है ना, हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो वर्क करते हैं वही हमारा स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब पोटेंशियल वर्क का हमारा फार्मूला क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियोस देखिए और उनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारा, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू में डिस्टेंस इसके इक्वल होता है हमारा। लेकिन अब जो ये फोर्स है हमारी, फोर्स अगर हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। क्योंकि जब हमारा, अगर मैं हूं तो मेरा क्या है, वेट है। तो वेट भी क्या है, फोर्स है, वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो लेकिन जब जैसे हम ब्रिक को उठाया, हमने ईंट को उठाया, ऊपर की तरफ हम रखते हैं, तो उसका क्या है, अपना एक वेट है। उस वेट के कारण हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, W इनटू में S, ये हमें पता है। अब W यानी कि वेट, वेट किसके इक्वल होता है, वेट। वेट एक्चुअल में वैसे फोर्स है, लेकिन किसके इक्वल होती है, मास m इनटू में ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, या mg किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम सिंपली बोल देते हैं ग्रेविटी, g की वैल्यू। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करते हैं तो क्या आता है हमारा, mg। अब ये डिस्टेंस हमारा s जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो किस में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर। लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो वर्टिकल है हमारा। तो वर्टिकल के केस में क्या आ जाता है हमारा, h आ जाता है, तो mgh। तो वर्क डन किसके इक्वल हुआ, mgh, यानी कि मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस हाइट पे हमने उसको रखा। तो हमने ये टोटल वर्क डन करते हैं कब, जब किसी भी बॉडी को ग्राउंड से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखते हैं, तो हमने ये वर्क डन किया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी हम वर्क डन करते हैं वो किसके अंदर स्टोर्ड होता है, किसके अंदर स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो वर्क डन हमारा जो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ई पी इक्वल होती है हमारी किसके, वर्क डन के। और ये किसके इक्वल होता है, एम जी एंड एच। सो इसीलिए ई पी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम जी एच के। ये हमारा किसका फॉर्मूला है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच। यानी कि किसी भी बॉडी की अगर हम हाइट बढ़ाते हैं, कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे है, अगर उसकी हाइट बढ़ती जाती है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि मल्टीप्लाई में है क्या, हाइट।
यानी कि हम किसी भी हाइट बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जी की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब एम क्या, मास ऑफ ए बॉडी। अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहता हूँ तो देखो इसका मास तो सेम रहेगा। ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है, कांस्टेंट है। तो डिपेंड किस पे करती है हमारी पोटेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर मास। देखो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया तो उसका मास अलग होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्कर की बात करते हैं तो इसका मास हमारा एक फिक्स मास है। तो अगर हम इसको किसी हाइट पे रखते हैं तो वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन एच के ऊपर। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। क्या आता है, पावर। पावर क्या है, मैं इस मार्कर को उठा सकता हूं तो ये क्या है, मेरी पावर है कि मैं इसको उठा सकता हूं। मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो क्या, मेरी पावर है। ठीक है, मैं मार्कर को उठा सकता हूं, हिला सकता हूं तो क्या, पावर है। या कोई ये कहता है कि मैं 50 ब्रिक्स को उठा सकता हूं तो क्या है, मेरी पावर। मैं 50 kg वेट उठा सकता हूं तो पावर है। ठीक है, अब पावर से आप क्या समझते हो। एक आदमी कहता है कि भाई मैं 5 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं, दूसरा कहता है मैं 15 किलोमीटर चल सकता हूं, तीसरा कहता है मैं 2.5 किलोमीटर ही चल सकता हूं। तो मीन इनकी क्या है, डिफरेंट पावर। 2.5 वाले की सबसे कम है, 5 वाले की उससे ज्यादा और 15 वाले की उससे ज्यादा है। मीन रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि कोई आदमी कितना कार्य कर सकता है, हम किस रेट के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। द पावर इज डिफाइंड एज द पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि हम किसी कार्य को किस प्रकार से कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसा कि मैंने आपको सिंपली बता दिया था। तो यानी कि हम किसी भी कार्य को कितने टाइम के अंदर कर सकते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर 500 मीटर जा सकता हूँ, दूसरा कहता है मैं 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर जा सकता हूँ। किसकी पावर ज़्यादा है, 1 किलोमीटर वाली। क्यों, टाइम तो दोनों ने क्या लिया, 5 मिनट्स लिया, लेकिन एक जाता है 500 मीटर और दूसरा जाता है 1 किलोमीटर। यानी कि उसने ज़्यादा वर्क किया स्मॉल टाइम के अंदर, तो उसकी पावर क्या थी, ज़्यादा थी। तो पावर का अगर हमारा फार्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू दिस, तो पावर होती है हमारी वर्क डन बाय में टाइम टेकन। क्या बनता है कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमने कितना काम किया। कोई आदमी अगर ज्यादा कार्य करता है इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मीन इट्स पावर इज मच मोर। ठीक है, तो उसकी पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पावर को अगर हम नोट करना चाहें तो हम डिनोट करते हैं P से, वर्क डन को किया जाता है W से, और T को से डिनोट किया जाता है टाइम को। तो हम मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर हम कितना वर्क डन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं नोट करवा देता हूं। पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये लिख दे या ये लिख दे। ठीक है, सेम ही बात है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो, ये तो हमने क्या किया, पावर का फार्मूला बनाया सिर्फ किसके लिए, वर्क डन के लिए। लेकिन जो हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, देखो अगर हम खाना ना खाएं, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या लगती है, भूख लगती है, हम हंगरी होते हैं, भूखे होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मीन कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सेम अमाउंट के अंदर हमें एनर्जी भी कंज्यूम करनी पड़ती है, लगती है उसके लिए, क्योंकि विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी वर्क्स।
हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते विदाउट एनी एनर्जी के। हमें हर कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। आई बात। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फूड को ईट करते हैं, ईट द फूड। हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से हम किसका क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, वर्क ही है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो वर्क डन जो है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी कंज्यूम की। यानी कि हम जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो हम उतना ज़्यादा काम भी तो करेंगे। यानी कि अगर कोई आदमी 5 kg का वेट उठाता है तो क्या उसको एनर्जी कम नहीं लगेगी, कम लगेगी, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन अगर एक आदमी 50 kg का वेट उठा के चल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगी, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है। सेम एक एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल के अंदर, या सॉरी हम मोटरसाइकिल का एग्जांपल से लेते हैं। अगर हमें 5 किलोमीटर जाना हो तो मोटरसाइकिल स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्यूल लेगी। मान लेते हैं हम 200 ml फ्यूल लिया, उसने कितना लिया, 200 ml फ्यूल लिया। लेकिन अगर उसका 50 किलोमीटर जाना तो क्या तब भी वो 200 ml में काम चल जाएगा उसका, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसको चाहिएगा 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किस लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मीन क्या है कि वर्क डन जो होता है ना हमारा, वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी कंज्यूम के। तो इसका एक सेकंड फार्मूला भी बनता है हमारा, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय में टाइम टेकन। और इस फार्मूले को हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो कितनी यूज कर रहे हैं बाय में टाइम टेकन। कई बार अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का पता निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पावर इनटू में टाइम टेकन करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होता है, पावर इनटू में टाइम टेकन, क्योंकि टाइम डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। लिख देता हूं मैं आपके लिए, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होती है, पावर इनटू में टाइम के इक्वल होती है हमारी। किसके लिए होती है, एनर्जी कंज्यूम। अब आपको एनर्जी कंज्यूम किस लिए कहेंगे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, यानी कि आपने कितनी बिजली का यूज किया, ठीक है। तो हम वो निकालते हैं। अब कैसे निकाल सकते हो, मान लो अगर आपके पास 200 वाट का क्या है, 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो 5 मिनट के लिए बर्न हो रहा है, तो जो 200 उसके ऊपर लिखा होता है वो क्या हमारी पावर इनटू में टाइम होती है। लेकिन एनर्जी कंज्यूम्ड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। यानी कि आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट के अंदर और टाइम को आवर के अंदर। हमारी जो कमर्शियल यूनिट भी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। क्या होती है, किलोवाट। और अगर आपको पावर की चाहिए तो वो होती है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वर्क डन की, वो क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और टाइम की क्या होती है, क्या होती है, सेकंड्स होती है, ठीक है। और अगर आप इसकी स्पेसिफिक यूनिट भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी बता देते हैं। ऐसा यूनिट होती है इसकी वाट। क्या होती है, वाट। अब आपको सर आपने इसकी जूल पर सेकंड भी बता दी और वाट भी बता दी, मैं इसमें रिलेशनशिप भी बता देता हूँ आपको, वाट में और जूल पर सेकंड में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो पावर की जो यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है, वाट। पावर की क्या होती है यूनिट, वाट, ठीक है सर, वाट हो गई। वर्क डन की होती है जूल। क्या होती है, जूल। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। इसीलिए मैंने लिखा जूल पर सेकंड। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हमारी क्या है, जूल पर सेकंड है। वैसे ऐसा ही यूनिट है जो हमारी पावर की, चाहे वो कैसी भी पावर हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी हो, पावर हमारी कैसी है, यूनिट क्या होती है उसकी, वाट होती है। इसीलिए हमने देखो पावर की यहाँ पे क्या लिखा, किलोवाट आवर, क्योंकि किलोवाट क्या एक बड़ी यूनिट है, क्या है, एक बड़ी यूनिट है। और इसकी मैं नोट भी करवा देता हूँ आपको। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। और 1 मेगावाट वो होता है 10⁻⁶
वाट के, ठीक है। मेगावाट 10⁻⁶ वाट के इक्वल होता है। 10⁻⁶ का मतलब है वाट, ठीक है। क्या है? 10 लाख वाट। क्या है ये? अगर हम इसको आप काउंट करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको? 10 लाख मिलेगा वाट के अंदर, ठीक है। यानी कि 1 मेगावाट के अंदर 10 लाख वाट होते हैं। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए हम जब भी कमर्शियली यूनिट यूज करते हैं तो वहाँ पर किलोवाट या वाट का यूज किया जाता है। ये था भी आपका टॉपिक रिलेटेड टू पावर। इसके अंदर कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारी जो पावर है उसको हॉर्स पावर के अंदर भी मापा जाता है। किसके अंदर मेजर किया जाता है? हॉर्स पावर के अंदर। 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। ये आपने कहाँ देखा होगा? जैसे आपकी जो वाटर पंप होते हैं या पानी उठाने की जो मोटर होती हैं, जो हम पानी भरते हैं घरों के अंदर, वो जो मोटर्स होती हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर, वो हमेशा हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार या शॉपकीपर हमसे पूछता है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, यानी कि आपको हाफ हॉर्स पावर चाहिए, 1 हॉर्स पावर चाहिए, 2 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, 3 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। तो वो क्या पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर के हमारे कितने के इक्वल होता है? 746 वाट के, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? तो किसके इक्वल होता है? हमारा 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये हमारा पावर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया कि पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हम क्या काम करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क बाई में, वर्क डन बाई में टाइम, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाई में टाइम टेकन, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट ऑफ पावर वो क्या थी हमारी? वाट होती है। ऐसा यूनिट वाट है, लेकिन उसकी जूल पर सेकंड भी हमारी यूनिट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाट वर्क पावर जो हमारी वो क्या होता है? वर्क डन बाई में टाइम, वर्क डन की यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो वाट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है, राइट। अगर हम 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो मीन हम 1 वाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी पावर क्या है? 1 वाट है, राइट। उसके बाद हमने कमर्शियल यूनिट के बारे में स्टडी किया। कमर्शियल यूनिट क्या थी हमारी? किलोवाट आवर। क्या थी? किलोवाट आवर, जो हमने स्टडी कर चुके हैं। किलोवाट आवर कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की यूनिट। पावर ऑफ कंज्यूम्पशन का आपका फॉर्मूला मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। तो यूनिट क्या थी? किलोवाट आवर। अब अगर रिलेशनशिप निकालना जाए जूल के अंदर और किलोवाट आवर के अंदर, तो वो किस प्रकार से निकालते हैं? तो मैं आपको रिलेशनशिप और करवा देता हूँ इसका। रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। किस किस के बीच में? किलोवाट आवर के और जूल के इक्वल में। अब देखो, हम 1 किलोवाट आवर लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर, यही हमारी यूनिट। 1 किलोवाट आवर हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको जूल के अंदर करना है, ठीक है सर। अगर है इसका मीन क्या है कि अगर हम 1 किलोवाट की एनर्जी यूज करते हैं कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। इसका मीन क्या है कि 1 किलोवाट इन 1 आवर। कितने एनर्जी यूज कर रहे हैं हम? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अगर हम 1 घंटे, 4 लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 किलोवाट की एनर्जी अगर हम 1 घंटे के लिए यूज करते हैं,
कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। अगर हम 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी यूनिट के क्या हो जाएगी, हमारा जो वैल्यू है वो होगी 1 किलोवाट आवर। अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं, तोड़ देते छोटे टुकड़ों के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वाट के इक्वल, यानी कि फॉर 1 आवर, यानी कि 1000 वाट एनर्जी का हम कंज्यूम कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बट हमें पता है, बट वी नो क्या कि 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 जूल एनर्जी को जब हम कंज्यूम करते हैं कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। ये हमने अभी किया था कि 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 जूल बाई में 1 सेकेंड। कहाँ से आया? पावर की यूनिट वाट, वर्क की यूनिट जूल, और टाइम क्या था? सेकेंड। लिख नोट करवा देता हूँ दोबारा से, पावर इज इक्वल टू W बाई में T। इस पावर की यूनिट क्या हमारी? वाट, वर्क डन की क्या? जूल, टाइम की क्या? सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये नोट किया है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तो क्या है। अब ये 1 वाट था, क्या था? 1 वाट, और ये क्या हमारे पास? 1000 वाट। मीन अगर हम 1000 वाट करना चाहते हैं तो 1000 जूल एनर्जी को अगर हम 1 सेकेंड के अंदर कंज्यूम करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1000 जूल एनर्जी को इन सेकेंड, कितनी? 1 सेकेंड इंटू में 1 आवर। अब ये सेकेंड में है, ये जूल में है और ये आवर में है, ऐसा तो नहीं हो सकता भी। हमें क्या चाहिए? सेम यूनिट चाहिए। सेकंड में तो सारी की सारी किस में होनी चाहिए? सेकंड के अंदर। और जूल में हम निकाल रहे हैं तो किस में चाहिए? सेकंड के अंदर। तो इस आवर को भी हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो हमने क्या किया, 1000 वाट फॉर 1 आवर, यानी कि अगर हम 1000 वाट एनर्जी को 1 घंटे तक यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर, राइट। उसके बाद हमें पता है कि 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 जूल 1 सेकेंड, यानी कि अगर 1000 वाट हम देखते हैं, क्या 1000 वाट, इसका मीन क्या है कि अगर हम 1000 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर? 1 सेकेंड के अंदर। किसके अंदर? 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई भाई सभी को? आ गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ कि कमेंट करते रहा करो। आप कुछ करते नहीं, ना ही कोई लाइक करता है। मैं वीडियो अपलोड भी कर देता हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर भी कीजिए इन सभी को। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कर दीजिए सारे के सारे। मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा भाई, क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, राइट। क्योंकि आप ये मत सोचना कि सर ने यूट्यूब चैनल बनाया तो वो उससे कुछ गेन कर रहे हैं। मुझे आज तक यूट्यूब से कोई गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप लाइक करते हैं तो उससे कोई हमें बेनिफिट्स नहीं होता इस चीज़ का, सिर्फ एक ही बात का बेनिफिट होता है, आप कमेंट्स करते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में पूछिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। तो इससे सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है हमें कि हमें पता चल जाता है कि भाई बच्चों को जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ में आ भी रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई मेथड चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। थैंक यू। अब टॉपिक्स पे आते हैं। तो क्या था हमारा 1000 वाट, हमने ये नोट कर दिया। अब ये हमारी सेकंड के अंदर और ये 1 आवर के अंदर, तो ये तो नहीं चलेगा, तो आवर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? सेकंड के अंदर। अब 1 आवर के अंदर होती है 60 मिनट्स। क्या होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी होती है? 60 सेकंड। यानी कि 1 आवर में कितनी सेकंड हो जाए? 60 इंटू में 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स होती हैं हमारी। क्या होती हैं? 3600 सेकंड, यानी कि 1 आवर किसके इक्वल होता है? 3600 सेकंड के इक्वल होता है। तो पुटअप करते हैं वैल्यू। 1 लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या लिखते हैं? 1000 जूल सेकंड इंटू में कितना था? 3600 सेकंड, ठीक है। सेकंड कैंसल आउट,
तो क्या बचेगी, जूल में आ जाएगी, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 1 था, 1 से अगर आप किसी को डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाता है, 1000 को इससे डिवाइड करते हैं तो हम, ये हमारी जूल में आ जाती है, किस में आ जाती है, जूल। और ये क्या है हमारी 1 किलोवाट आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल के अंदर। क्या आती है वैल्यू, 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ जूल, या इसको हम ये भी ले सकते हैं, या 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ जूल। क्या आ जाता है, 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ जूल। ये था भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1 किलोवाट आवर को। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जूल में रिलेशनशिप बताएं तो वो क्या होता है हमारा, ये आता है। किस प्रकार से है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर भाई यही था हमारा टॉपिक्स। आज हमने क्या क्या स्टडी किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी की भी पोजीशन के कारण किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि बॉडी हाइट पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, कम हाइट पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। किसके कारण होती है, वर्क डन के कारण। कौन सा वर्क डन, अगेंस्ट दी ग्रेविटी के, ठीक है। तो क्या हुई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हुई। उसके बाद हमने स्टडी किया पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हम कितना काम कर सकते हैं। पावर की यूनिट क्या थी, वॉट थी, क्या थी, वाट। वाट की हमारी हम अगर कन्वर्जन करना चाहते हैं तो जूल पर सेकेंड भी होती है पावर। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, बड़ी यूनिट किलोवाट, क्या थी, किलोवाट। ये सब हमने आज स्टडी किया और रिलेशनशिप भी किया, किसके बीच में, किलोवाट आवर एंड जूल्स के बीच में। तो आज के लिए यही भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।